आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश होता क्या है? तो कहें प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कोई भी वस्तु है, उसे देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब कहें तो परावर्तन के आधार पर परावर्तन के आधार पर प्रकाश जो है वो दो प्रकार से देखा जाता है। दो प्रकार से। अब वो दो प्रकार के होते क्या हैं? तो यहां पे आप पहला पढ़ोगे प्रदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा होता है अ- अप्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं। अब प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो इसमें हम कहेंगे वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा? बल्ब बल्ब ठीक है। सूर्य सूर्य मोमबत्ती इत्यादि ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब आता है सेकेंड, दूसरा जो होंगे अप्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाएंगे? तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के माध्यम से दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। जैसे आप कहो कुर्सी, मेज, पेन, कूलर, पंखा, बेंच इत्यादि ऐसे वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होता है? प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप कह सकते हो प्रकाश के गुण में कि प्रकाश जो है, प्रकाश यानी निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये प्रकाश की गुण है। फिर हम सेकेंड कह सकते हैं प्रकाश एक सरल पथ पर गमन करती है। प्रकाश जो है एक सीधी मार्ग पर चलती है, सीधी पथ पर गमन करती है। ठीक है। फिर कहें कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। जैसे हम कहें शीशा हो गया और पालिशदार कोई सतह है, उससे आप प्रकाश जो है नहीं गुजर पाता है। ठीक है।
ठीक, अब कहें श्वेत प्रकाश 7 रंग का होता है। श्वेत प्रकाश, जैसे आप इंद्रधनुष देखते हैं तो कह रहा है श्वेत प्रकाश जो है वो कितने 7 रंग का होता है। 7 रंग का होता है। तो ये होते हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं प्रकाश की किरण की मैं बात करूं। प्रकाश की किरण। अब ये प्रकाश की किरण होता क्या है? प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण क्या होगा? तो हम कहेंगे किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ये किरण जो है, या एक डिफिनेशन और इसका परिभाषा जो आपसे पूछा जा सकता है कि किरण पुंज क्या होते हैं, कि किरण पुंज, ठीक है, तो कहेंगे एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को, एक ही दिशा में जाने वाले, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण को किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तब आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज कितने होते हैं? ठीक है, तो प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, किरण पुंज कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। कितने? 3। पहला होगा क्या? अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी का मतलब क्या है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज मतलब क्या है कि प्रकाश की किरणें, बहुत सारे प्रकाश की किरणें क्या होंगे? एक बिंदु पर मिलती हो। अभिसारी किरण पुंज क्या होगा? तो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही हूं, ऐसे किरण को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा क्या होगा? दूसरा इसमें दूसरा क्या हो जाएगा? अपसारी। अपसारी, अपसारी किरण, अपसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहें? तो यहां पे कहें एक बिंदु से प्रकाश किरण बहुत सारे उत्सर्जित हो। ठीक है, एक ही जगह से, यहाँ पे बोले यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए एक ही बिंदु से बहुत सारी प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसे किरण को ही हम क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। तीसरा होता है आपका समांतर। समांतर, अब समांतर क्या होगा? तो समांतर में आप देखेंगे कि एक किरण के एक किरण दूसरे किरण के समांतर प्रवाहित होंगे। एक किरण दूसरे किरण के समांतर क्या होंगे? प्रवाहित होंगे। ठीक है, तो ऐसे किरण को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें एक बार और समझते हैं। मैंने बोला प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। परावर्तन के आधार पर
प्रकाश जो है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जैसे यहाँ पे देखिए प्रदीप्त वस्तुएं। अब प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जन करती है, जो स्वतः प्रकाश देती है, जैसे बल्ब, सूर्य, ठीक है, मोमबत्ती, पुराने में कहें तो ढेबरी हो गया, ललटेन हो गया, ये सभी क्या है? क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के माध्यम से वे वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपने मेज, कुर्सी, पेन, कलम, जो भी है ये सब वस्तुएं, जैसे यहाँ पे देखिए मार्कर, बोर्ड, ये सभी क्या। तो उसके बाद प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण, सॉरी, प्रकाश के गुण। तो देखिए प्रकाश के गुण क्या क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही हम कहें तो प्रकाश एक सीधी सीधी रेखा में गति करती है, गमन करती है। ठीक है, तो ये सभी बातें निर्भर करता है, बहुत सारे इसके गुण भी होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, एक एक आपको समझा रहे हैं। प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, और ये चिकने सतह से या पालिशदार सतह से पुनः अपने ही मार्ग में, अपने ही माध्यम में हो जा रहा है। ठीक है, जैसे हम कहे प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया। ठीक है, मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरणें आई और कह रहा उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेते हैं एक समतल दर्पण। यहाँ पे एक हम समतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण हो गया। इस पे हम एक बिंदु परावर्तक तल ले लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है? परावर्तक तल, परावर्तक तल। अब हम कहें, अब इस पे एक अभिलंब, एक अभिलंब ले लेते हैं। चलिए, ये आपका अभिलंब हो गया, अभिलंब। और यहां से एक आपतित किरण, यहां से आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण। रेखा से ही लिखी, ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, किरण, और ये परावर्तित किरण, किरण। ठीक है, आपतन कोण, और ये है परावर्तन कोण। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, मैंने बोला जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने सतह से, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने सतह से अपने माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का जो परावर्तन होता है, परावर्तन के जो नियम होते हैं वो कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन के नियम होते हैं वो
दो होते हैं। कौन कौन से? तो कहा जाता है कि पहला क्या, आपतित किरण, आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ठीक है, या परावर्तक तल। ये परावर्तक तल हो गया, इसको आप कह दें ये पूरी परावर्तक तल है, तो इसे आपतन बिंदु कह दें, आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा परावर्तक बिंदु तीनों एक ही अभिलंब पर मिलते हैं। एक बार पुनः फिर सुने क्या मैं बोल रहा हूं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं, ठीक है, तीनों एक ही तल में मिलते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दूसरा नियम हो गया, ठीक है। सिंपल और साधारण से इसको समझे, पूरे पाठ प्रक्रिया आप आराम से समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका परावर्तन, ठीक है। अब बात आती है कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण में आप हमेशा देखेंगे जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हो गई। अगर मान लीजिए यहां पे कोई समतल दर्पण है, अगर मैं कहूं समतल दर्पण है, नियम साफ साफ है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अगर उसका पूरा इमेज देखना है तो कितना दर्पण यानी समतल दर्पण लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ पॉइंट है उसको समझें। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, ठीक है। अगर समतल दर्पण द्वारा कोई वस्तु का आकार इमेज बन रहा है तो उसके बराबर ही, उसके वस्तु के आकार के बराबर ही होगा, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होते क्या है? तो देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे, पारे या चांदी की कलई, कलई या पालिश, ठीक है, करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, का लाल पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। जिसमें आप फिगर के हिसाब से देखें तो यहां पे देखें ये आपका दिख रहा है एक जो है परावर्तक तल है जिसमें क्या होंगे उभरे हुए पार्ट पर, उभरे हुए भाग में ये इसका कलई की गई है, पॉलिश की गई है। और देखें दबा हुआ तल है। दबा हुआ तल को हमेशा हम किससे? अवतल दर्पण के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे दबा हुआ, ये आपका परावर्तक तल होगा और यहां से परावर्तक तल हमेशा प्रकाश की किरणें यहां से परावर्तक होगा। ये सब बातें। फिर सेकेंड जो दिख रहा है यहां पे देखिए तो उभरा हुआ तल जो है आपका उत्तल होगा। यहां पे देखें तो जो परावर्तक तल है वो क्या है? उभरा हुआ है,
ठीक है ना। तो यहां से आप ये बातें समझ सकते हैं। तो गोलीय दर्पण आप देख सकते हैं, यहां पे फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया है। फिर हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो हम गए गोलीय दर्पण के जो प्रकार होते हैं वो निम्न दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के जो प्रकार होंगे वो कितने, तो दो प्रकार के होंगे। पहला कौन सा, तो अवतल 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 दर्पण, अवतल दर्पण। सेकंड होगा उत्तल उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण होता क्या है, उभरे हुए भाग पर हमेशा इसकी पालिश की जाती है, ठीक ना। इसके उभरे हुए भाग पर हमेशा क्या की जाएगी, पालिश की जाएगी। तो यहां से समझें, तो यहाँ पे क्या है, ये परावर्तक तल है, ठीक है। यहां से देखें तो प्रकाश की किरणें आएगी और ये है आपका परावर्तक तल, ठीक है। प्रकाश की किरणें आई, परावर्तक तल से अपने मार्ग में क्या हो रहा, विचलित हो गई, ठीक है। तो ये तल हो गए। इसी तरह कहेंगे क्या, इसका अवतल दर्पण होता क्या है, तो देखें वह गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक तल दबा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। तो देखिए यहां से उभरे हुए भाग पर हम लोग क्या किए हैं, पालिश किए हैं। उभरे हुए भाग पर यहाँ पे देखें तो पालिश की गई है, और जो दबा हुआ भाग है तो देखिए इसका परावर्तक तल होगा कि नहीं, ये परावर्तक तल हो जाएंगे। तो ठीक है, ये है आपका परिभाषा। क्या परिभाषा है, तो यहां से आप पढ़ सकते हैं, परिभाषा हमने लिख दिया। अब देखें, अब समझते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में अगर हम समझें तो देखिए उत्तल दर्पण का जो इमेज बनता है ये आपका हो गया किसका, अवतल अवतल दर्पण। फिर देखें उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण के लिए आप कुछ इस प्रकार से बनाए। वो क्या होगा, दबे हुए भाग पर हम लोग क्या करेंगे, पालिश करेंगे। दबे हुए भाग पर हमेशा इसको हम पालिश करेंगे। तो देखिए यहां से जो इसका परावर्तक तल होगा वो कैसा होगा, तो हमेशा जो बनेंगे परावर्तक तल, यानी उभरे हुए भाग से ये क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है ना। यहां से ये कुछ इस प्रकार से, तो ये है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, चलिए इसका भी परिभाषा देख लीजिए क्या होता है। तो इस प्रकार से आपने गोली दर्पण को समझा। और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के गोलीय दर्पण के प्रकार होंगे। वो कितने, तो दो प्रकार के गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फिगर यहाँ पे, उत्तल दर्पण का फिगर, ठीक है। तो इसके साथ ही आप ये परिभाषा देख सकते हैं, परिभाषा के साथ साथ आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, कुछ हम लोग परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। वो कैसा होगा, तो गोलीय दर्पण से संबंधित होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बोले तो ये परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ठीक है, ये है आपका गोलीय दर्पण और ये है परावर्तक केंद्र। इसके तरह क्या कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे P से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर के माध्यम से आपको
दिखा रखा है। तो यहाँ पे देखें P से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। यहां पे देखें तो ये बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद से आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या होती क्या है, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो देखिए यहां पे यानी इस ध्रुव, यह है आपका P, इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर यहां पे देख सकते हैं, ये हो गया। तो हम बोले ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। इसकी दूरी को, ये बातें, ये जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या, और इसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। देखिए एक बार और देख लीजिए। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से व्यक्त करते हैं, इसको R से। अब आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो बोलेंगे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आता है मुख्य फोकस या फोकस। तो देखिए यहां पे मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए यहाँ पे एक मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें जा रही है, यानी आपतित हो रही है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। अब आता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो देखें ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ, यानी फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसे फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो ये सारे कुछ गोलीय दर्पण के मेन कुछ परिभाषाएं थी जिसको हमें समझना अनिवार्य है। अब इसी पे बहुत सारे इसके फार्मूले जो हैं, फार्मूले जो बनते हैं वो फार्मूले आप देख सकते हैं। तो एक बार और रिपीट करते हैं, इस चीज को समझते हैं। इधर आप डिफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे देखें वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, तो देखें यहाँ पे क्या बोलेंगे, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसी तरह मैं अगर आपसे पूछ दूं फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस, ठीक है, फोकस बोले या मुख्य फोकस बोले बात सेम है, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या है मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष देखिए ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर क्या
तो यहाँ पे फोकस की बात आ रही है। तो फोकस क्या, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होते हुए प्रतीत हो रही है, जैसा कि देख रहे हैं। और गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो दो प्रकार से होगा, अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखें, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो, जब दर्पण के सामने वस्तु क्या हो, अनंत दूरी पर होगा, तब उस केस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, क्या वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कहां बनेगा। तो देखिए एक एक फिगर से देखें हम। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने अनंत दूरी पर एक वस्तु को रखा है, दर्पण के सामने अनंत दूरी पर कोई वस्तु है। जैसे ही प्रकाश की किरणें आपतित हो रही, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पे देखें, जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहां बन रहा है, तो ये बनेगा फोकस पर। ठीक है, यहाँ पे फोकस पर ये प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जब भी आप दर्पण के सामने, अवतल दर्पण में जब भी अनंत दूरी पर कोई किसी वस्तु को रखेंगे, तो हमेशा वो जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा। वो कहां बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। ठीक है ना, हमेशा फोकस पर। ठीक है, जब भी आप वस्तु को अनंत पर आप अगर रख रहे हैं, तो उसका इमेज जो बनेगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि प्रकृति बताइए। चलिए दूसरा केस पढ़ते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अब क्या होगा कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को जब आप रखते हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखें, यह है आपका वक्रता केंद्र और यह है आपका फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस। तो यहां पे देखें, जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, तो हमेशा जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे वस्तु के बारे में देख सकते हैं, वस्तु छोटा बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमने वस्तु रखा है बड़ा, लेकिन वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है और आकार में छोटा बन रहा है। इसी प्रकार तीसरा केस होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, जब वस्तु को आप क्या करें, वक्रता केंद्र पर ही रख दें, तब उसकी प्रकृति कहां बनेगी, वो प्रकृति कैसी होगी, आकार में कैसा होगा उसका इमेज। तो देखें, जब हम वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो देखें, तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के समान बनेगा। कैसा बनेगा, तो वस्तु के समान ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। जब आप वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं, तो हमेशा उसका जो है प्रतिबिंब उस वस्तु के बराबर ही बनेगा। फोर्थ नंबर केस देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। कैसा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा और वस्तु से कैसा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। देखिए यहां पे वस्तु रखे हमने और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है,
तो ये आपके 4 केस हुए। अभी हमें 2 केस के बारे में और पढ़ना है।